आज हम नीति शतक के 12वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। यह श्लोक नीति शतक की जो विद्वत पद्धति है उसका पहला श्लोक है और नीति शतक का 12वां श्लोक है। सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरो शिष्य प्रदेयागम विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निधन तच्चार्यं वसुधाधिपस्य सुधियास्त्वर्थं विनापीश्वर उत्साशु कुपरीक्षकेर्नमणयो केयरार्गत पातिता। इस श्लोक में कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि किसी राजा के राज्य में यदि विद्वान लोग निर्धन होकर अभाव में जीते हैं तो विद्वानों की निर्धनता उस राजा की मूढ़ता को ही प्रकट करती है। कोई व्यक्ति, कोई राजा विद्वानों का सम्मान नहीं करता, आदर सत्कार नहीं करता, अपने दरबार में उनको जो है आश्रय नहीं देता और वो निर्धन रहते हैं, तो उन कवि जनों का कोई मान नहीं घटता, अपितु उस राजा की मूढ़ता का ही उसकी मूर्खता का ही परिचय कवि जनों की उस निर्धन स्थिति से पता चलता है। क्योंकि विद्वान ही विद्वान का आदर कर सकता है। यदि कोई राजा होकर भी कवि जनों का आदर सत्कार नहीं करे, उनको अपने दरबार में आश्रय नहीं दे, तो वो राजा विद्वान नहीं कहा जा सकता। कवि है, विख्यात है, गुणी व्यक्ति है, उसका लेकिन फिर भी आदर नहीं। ऐसी स्थिति में क्या हम उन कवि जनों को नीचा समझे या राजा की मूर्खता समझे? इस संदर्भ में कवि ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में राजा की मूर्खता ही प्रकट होती है। राजा के आदर नहीं करने पर कवि जनों का कोई उनकी कीमत, उनकी महिमा कम नहीं होती, क्योंकि वो तो निर्धन होकर भी पूजनीय होते हैं। इस बात को समझाने के लिए कवि ने एक उदाहरण दिया मणियों का, क्योंकि कोई भी बात उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। कवि कहता है कि कोई परीक्षक, मूल्य आंकने वाला जोहरी, तथाकथित जोहरी किसी मणि को पत्थर समझकर फेंक दे, या कोई साधारण आदमी या कोई जंगलात में रहने वाला आदमी मणि की असली परीक्षा न जानकर उसको फेंक दे पत्थर समझकर, तो उससे मणि का मूल्य कम नहीं हो जाता, अपितु उसे फेंकने वाले व्यक्ति की अज्ञानता प्रकट होती है। तो हम इस श्लोक को समझने के लिए इसका सबसे पहले अन्वय करते हैं, फिर शब्दार्थ और भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरय शिष्य प्रदेयागम विख्याता कवय निर्धना यस्य प्रभो विषये वसन्ति
शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवय निर्धना यस्य प्रभो विषये वसन्ति तत् वसुधाधीपस्य जाड्यम तत् वसुधाधीपस्य जाड्यम सुदीय तु अर्थम विना अपि ईश्वरा सुदीय तु अर्थम विना अपि ईश्वरा येई कुपरीक्षकै मणय अर्घत पातिता यही कुपरीक्षकै मणय अर्घत पातिता कुत्साशु ने मणे यही कुपरीक्षके अर्घत पातिता कुत्साशु ने मणे। फिर से अन्वय पे ध्यान दीजिए। शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागम विख्याता कवय निर्धना यस्य प्रभो विषये वसन्ति तत् वसुधाधीपस्य जाड्यम तत् वसुधाधीपस्य जाड्यम सुदीय तु अर्थम विना अपि ईश्वरा येई कुपरीक्षकै अर्घत पातिताः कुत्साशु न मणे। तो कवि कहता है कि जिस राजा के राज्य में कवि लोग कवय निर्धना बसंती यस्य प्रभो विषय यस्य यानी जिस प्रभो यानी राजा के विषय यानी राज्य में कवय यानी कविजन विद्वान कविजन निर्धना बसंती गरीब होकर रहते हैं विपन्न अभाव में जीते हैं। लेकिन वो कैसे कवि है? ऐसे कवि कवय के विशेषण क्या है? कवि जनों का विशेषण क्या है? कैसे कवि लोग जो जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर बसते हैं उन कवियों की विशेषता उनके विशेषण बताते हुए कवि के यहाँ पर 3 विशेषण है कवियों के कवय शब्द के। शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरह है दूसरा विशेषण, शिष्य प्रदेयागमः तीसरा, विख्याता। तो सबसे पहला विशेषण हम लेंगे शास्त्र उपष्कृत शब्द सुंदर गिरह। गिरह यानी जिनकी वाणी, शास्त्र उपष्कृत शास्त्रों से अलंकृत है, शास्त्रों से सनी हुई है। गिरह यानी जिन कविजनों की वाणी शास्त्र उपष्कृत है, शास्त्रों से सनी हुई है, शास्त्र निष्ठ है। और दूसरी बात, शब्द सुंदर, जिनकी वाणी के शब्द
बड़े ही मनोहर है। शास्त्र उपस्कृत, शास्त्रों से सनी हुई और सुंदर शब्द, शब्द सुंदर यानी शब्दों से मनोहर, शब्दों की दृष्टि से जो मनोहर है, ऐसी वाणी गिरह, ऐसी वाणी से युक्त और शिष्य प्रदेय आगमः, आगमा यानी जिनके शास्त्र, शिष्य प्रदेय शिष्यों को सिखाने योग्य है। शिष्यों की सभा में, शिष्यों की कक्षाओं में, शिष्यों के सेमिनारों में प्रदेय व्याख्यान देने लायक है। जिनके लिखे शास्त्र, जिनके जिनके द्वारा रचे गए ग्रंथ शिष्य प्रदेय, शिष्यों को पढ़ाने योग्य है। शिष्यों की सभाओं में, शिष्यों की सेमिनारों में, शिष्यों की कक्षाओं में प्रदेय देने योग्य है, सिखाने योग्य है। अच्छा, जिन कवियों के शास्त्र, उनकी रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि उनको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। ये तात्पर्य है शिष्य प्रदेय आगमः, शिष्यों को देने योग्य आगमा यानी रचनाएं हैं जिनकी ऐसे। और जो विख्याता, और जो विख्यात है, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, ऐसे कविजन, कवि लोग। निर्धन होकर, यस्य प्रभो विषय बसंती, जिस राजा के राज्य में निवास करते हैं, अर्थात जिस राजा के राज्य में रहने वाले कवि लोग निर्धन है, अभाव में जी रहे हैं। राजा उनको आश्रय नहीं देता, राजा उनकी गरीबी दूर नहीं करता, राजा उनको राजा है जिनको सुविधा नहीं देता, मिनिमम सुविधा नहीं देता। ऐसी स्थिति में कवि का क्या कहना है, कवि का उस राजा के बारे में क्या कमेंट है, उसको व्यक्त करता हुआ कि ये ऐसे यदि कविजन, किसी विद्वान गुणी कविजन किसी राजा के राज्य में यदि गरीब होकर जीते हैं, विपन्न होकर जीते हैं, तो वो वहाँ पर राजा की कमी है या उन कवि लोगों की कमी है। ऐसी स्थिति में वो कवि लोग घटिया या कमतर हो जाते हैं, या वो राजा मूर्ख माना जाएगा। यहाँ पर कवि का कहना है, कवि कहता है तत् यानी ऐसी स्थिति, अपने राज्य में कविजनों का निर्धन रहना, ऐसी स्थिति, तत् यानी ऐसी अवस्था, वसुधा अधिपस्य जाड्यम, वसुधा अधिपस्य यानी राजा की जाड्यम मूर्खता है। कविजनों की निर्धन स्थिति राजा की मूर्खता की ओर संकेत करती है कि वो राजा गुणग्राही नहीं है, विद्वानों का आदर सत्कार करने वाला नहीं है, वो कवियों से, विद्वानों से ईर्ष्या करता है। तो फिर क्या माना जाए? चलो, राजा कविजनों की इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, उनकी गरीबी दूर नहीं करता, उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं देता, तो फिर क्या माना जाए? कवि कहता है सुदीय तू, सुदीयस्त्वर्थम में से निकलेगा सुदीय प्लस तू प्लस अर्थम। सुदीय तू, विद्वान लोग तो, विद्वान जन तो, जिनमें कवि लोग भी शामिल है। सुदीय तू, विद्वान जन तो, अर्थम बिना अपि ईश्वरा, धन के बिना भी ईश्वरा यानी पूजनीय होते हैं, माननीय होते हैं। कवि, कलाकार, शिक्षक, इस तरह के जो एकेडमिक क्षेत्र के लोग हैं, यदि वो धनवान न हो तो भी उनकी गुणों के आधार पर पूजा होती है, लोग उनका सम्मान करते हैं। ये कवि कहना है। राजा चाहे न करे, शासक चाहे न करे, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का किसी क्षेत्र का विधायक, या हमारे जो शासन में रहने वाले नौकर से, चाहे कवि, कलाकार, शिक्षक, ऐसे लोगों का सम्मान न करे, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में भर्तृहरि का कहना है सुदीये तु अर्थम बिना भी ईश्वरा, विद्वान लोग तो धन के बिना भी
ईश्वरा पूजनीय होते हैं। स्वदेश से ये कहानी है, कथन भी है, स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वत सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान आदमी संपूर्ण विश्व में पूजा जाता है। विद्वान कवि जनों की कोई सीमा नहीं होती, उनको राष्ट्रीय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अंत में ऐसी स्थिति का उदाहरण, जो कोई बात उदाहरण से अच्छी समझ में आती है तो कवि उदाहरण देकर कहता है कि यही कुपरीक्षकै अर्घते पातिता कुत्सासु। यानी जिन कुपरीक्षा के गलत मूल्यांकन करने वाले लोगों के द्वारा, नासमझ लोगों के द्वारा, अर्घते पातिता मूल्य में गिरा दी गई, मूल्य की दृष्टि से कमतर आकी गई, या एक पत्थर वगैरह समझकर फेंकी गई, ये भाव यहाँ पर। अर्घते पातिता यानी मूल्य में सही नहीं आकी गई। यदि कोई मणि वगैरह, कोई कीमती जवाहरात, हीरा मोती वगैरह जो रत्न किसी के हाथ लग जाए, यदि वो अर्घते पातिता कर दे, उसको अर्घते यानी मूल्य में, पातिता यानी गिरा दे, उसको कमतर मान ले, उनको घटिया मान ले, फेंक दे, उसको पत्थर समझ ले, ये भाव कवि का। यही कुपरीक्षा के, जिन गलत मूल्यांकन करने वाले, जिन कुपरीक्षकों के द्वारा, यानी अयोग्य परीक्षक व्यक्ति के द्वारा, परीक्षक व्यक्तियों के द्वारा अर्घते पातिता मूल्य में गिरा दी जाती है। क्या मणियाँ, तो क्या कुत्सासु। तो ऐसी स्थिति में उन कुपरीक्षक लोगों की कुत्सासु यानी निंदा की जानी चाहिए, वो निंदनीय होते हैं। न मणे, वहाँ पर मणि का मूल्य कम नहीं हो जाता। मणि तो मूल्यमान ही है, कोई यदि उसका मूल्य नहीं समझे, उसका आदर नहीं करे, उसको समझ नहीं पाए, तो मणि का दोष नहीं, यहाँ पर दोष जो उस मणि को गलत समझने वाले व्यक्ति का है, गलत समझकर फेंकने वाले व्यक्ति का दोष है। वैसे ही कवि इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहता है, यदि कोई राजा किसी विद्वान कवियों जनों का, विद्वान लोगों का, साहित्यकारों का आदर नहीं करता, तो वो राजा ही मूर्ख समझा जाएगा। उससे कवि जनों का, विद्वान लोगों का कोई महत्व कम नहीं हो जाता, वो तो हमेशा पूजनीय ही माने जाते हैं। ये भाव श्लोक में व्यक्त किया गया है। जय हिंद, जय भारत।